हेलो एंड वेलकम टू ओवरव्यू स्टडी आईएएस। फ्रेंड, आज हम लोग घटना चक्र के जीएस पॉइंटर का डिस्कशन करेंगे जो इंडियन पॉलिटी का पार्ट 24 है। और इसमें हम लोग आज ऑफिशियल लैंग्वेज एंड लोकल गवर्नमेंट का डिस्कशन करेंगे। अगर आप इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए। अब तक हम लोग 23 लेक्चर कर चुके हैं इंडियन पॉलिटी का। और इसमें एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि जो घटना चक्र का पॉइंटर है ये पीवाईक्यू बेस को पॉइंटर के रूप में कवर किया है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि ये सिलेबस कवर नहीं कर पाता है। तो हम सिलेबस को भी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी कॉन्सेप्ट या कुछ भी जो हमारे सिलेबस में है और इसमें नहीं है तो हम कोशिश ये करेंगे कि पूरा सिलेबस पॉलिटी का कवर हो जाए, और जो नए स्टूडेंट हैं जो पॉलिटी नहीं पढ़े हैं उनके लिए एक अच्छा कॉन्सेप्ट और एक अच्छा लेक्चर मिल सके और वो अपने एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स ले आ सकें। इस सबको हम ध्यान में रखते हुए इसको तैयार कर रहे हैं और इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम लोग घटना चक्र का पॉइंटर। तो दोस्तों, आज हम लोग ऑफिशियल लैंग्वेज का डिस्कशन करेंगे, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मेरा फोकस ये रहता है हमेशा, सभी आप जितने भी लेक्चर देखे होंगे अब तक आपने ये पाया होगा कि हमेशा उसका बैकग्राउंड और उसका कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर लाई करता है ये भी डिस्कशन करता रहता हूँ, ताकि हमको कोरिलेट या इंटरलिंकिंग करने में आसानी हो। जब हम कोई बुक पढ़ेंगे तो हमको कोई दिक्कत ना हो, या इसको हम पॉइंटर को भी पढ़ें तो कोई हमें दिक्कत ना हो और हमारे एग्जाम में भी अच्छा मार्क्स आ जाए। तो चलिए उसको देख लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में लाई कहाँ करता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक फ्रेंड, जब भी ऑफिशियल लैंग्वेज की बात आएगी तो आपको ये समझ लेना है कि ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब ऐसा लैंग्वेज जो ऑफिस में यूज किया जाता हो, यानी कार्रवाई के रूप में यूज किया जाता हो किसी भी ऑफिस में। यानी ऑफिस कहाँ कौन ऑफिस आप ध्यान से देख जानेंगे अगर पाएंगे तो ऑफिस क्या क्या हो सकती है। ऑफिस प्राइवेट भी हो सकती है और गवर्नमेंट भी हो सकती है। ठीक, लेकिन यहाँ पर बोल रही है, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो तो गवर्नमेंट की बात हो रही है, यानी गवर्नमेंट जो जितने भी ऑफिस हैं वहाँ पर किस प्रकार की लैंग्वेज का यूज किया जाएगा। ठीक ना, तो ऑफिशियल लैंग्वेज की बात हो रही है। ठीक, आपने न्यूज़पेपर में भी सुना होगा कि एक ऑफिशियल लैंग्वेज, एक सुना होगा क्लासिकल लैंग्वेज। ठीक, क्लासिकल लैंग्वेज, एक सुना होगा आप कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज, कॉन्स्टिट्यूशन में लैंग्वेज। ठीक ना, हमेशा एट शेड्यूल की बात होती है कि एट शेड्यूल एट शेड्यूल एट शेड्यूल एट शेड्यूल। ठीक ना, हमको इस शेड्यूल में इसको आना है। ठीक, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कहाँ पर क्या है। ठीक, ये अंतर। तो ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब कि जो हमारी सरकार है, भारत सरकार या राज्य सरकार या कुछ जो भी है, सुप्रीम कोर्ट है यानी जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, और अगर हम देखते हैं सरकार के 3 स्तंभ हैं, ये तो पाते हैं सरकार के 3 स्तंभ कौन कौन से, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी है। तो ये तीनों स्तंभ में जो लैंग्वेज यूज होगा, क्या यूज होगा, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन। अब इसका रीजन क्या है, क्यों इसको लाया गया, ये भी जानना जरूरी है। ऐसा क्या जरूरत पड़ गया, तो हम ये जानते हैं कि 1608 से देखा जाए तो 1947 तक हम किसके स्लेव रहे। इंडियन किसके द्वारा कंट्रोल होता था पूरा, तो ब्रिटिश इंडियन कहलाता था। ये इंडिया का कहता ब्रिटिश इंडिया। ठीक, मतलब कि इस पर ब्रिटेन की हुकूमत चलती थी। अब ब्रिटेन की हुकूमत चली तो ब्रिटेन का लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश। तो वो क्या किए, इंग्लिश जब थे, जब क्वीन की यहाँ पर ब्रिटिश जब प्रोविंसी बन गई थी हमारा देश, तो क्वीन जो है वहाँ का ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है यहाँ पर इंग्लिश को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया और लोकल लैंग्वेज को नहीं। तो जब भी देश आज़ाद हुआ तो बात हुआ कि भैया इंग्लिश को हम लोग क्यों प्रेफर करें, जबकि हमारे आधा से ज़्यादा जनसंख्या जो है इलिटरेट है, पढ़ी लिखी नहीं है, प्लस उनकी मातृभाषा है, सबका अलग अलग लैंग्वेज है, और बहुत से लोग हैं इंग्लिश के बारे में उतना नहीं जानते हैं। इसलिए सरकार ने कहा कि ऑफिशियल लैंग्वेज हम लोग बनाएंगे और इसको पार्ट 21 में डाला गया। ठीक ना, आर्टिकल। तो यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर लाई करता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में हम पाते हैं कि ये पार्ट 18, पार्ट 17, 18 बार बार याद आ रहा है, 18 में इमरजेंसी है। क्या है, इमरजेंसी। पार्ट 17 में ये लाई करता है, जहाँ पर 343 से लेके 343 से लेके 351 तक का डील किया गया आर्टिकल जो है इसके अंदर आते हैं।
ठीक ना। इतना आपको मालूम होना चाहिए। कहाँ पर है कॉन्स्टिट्यूशन में? पार्ट 17 में। पार्ट 18 में बार बार बोला हूँ, तो उसमें इमरजेंसी है। इमरजेंसी का बता दें तो 352 से लेके 360 तक देखा जाए तो है, और भी है लेकिन इतना तक मेन है। ठीक, तो आपकी यहाँ पर अब बात होगी, कॉन्स्टिट्यूशन में इतना है, और यहाँ पर 344 जो आर्टिकल है, ठीक ना, यहाँ पर एक प्रोवाइड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, एथ शेड्यूल से रिलेटेड है। ठीक ना, यहाँ बोला गया है प्रेसिडेंट ऑन द एक्सपायरी 5 ईयर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बनने, यानी कॉन्स्टिट्यूशन कब कमेंसमेंट हुआ था? तो 26 नवंबर 1949, याद रख लीजिए, बार बार परीक्षा पूछा था। तो इसके बाद 25 हर 5 साल पर क्या होगा, प्रेसिडेंट तो क्या करेगा, इस पर प्रोविजन पर क्या करेगा, कमीशन बनाएगा। कमीशन बनाने के बाद उस पर इंक्वायरी करेगा कि वास्तव में क्या डेवलप चल रहा है। ठीक, और यहाँ पर 351 जो है, यहाँ पर कहा गया कि यहाँ पर हिंदी जो लैंग्वेज है उसको डेवलप करने की बात की गई है। तो आपको जब भी परीक्षा में हमेशा देखेंगे तो हिंदी को लेकर हमेशा झगड़ा होता रहता है। ठीक है ना, तो आपको 351 याद होना चाहिए कि इसी के अंदर एम्पावर किया गया है पार्लियामेंट को कि वो लोग हिंदी लैंग्वेज को डेवलप करेंगे। ठीक, तो बात यहाँ पर आती है, थोड़ा सा इसकी शुरुआत करते हैं। तो इस शेड्यूल में हम पाते हैं, शेड्यूल 8 में पाते हैं ये ऑफिशियल लैंग्वेज है रिपब्लिक ऑफ इंडिया का। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, इस शेड्यूल, तो हम टोटल अगर देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल कितने हैं, तो 12 है। ठीक, बाद में अमेंड, लेकिन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में पाते हैं कि उसमें 8 शेड्यूल ही है। ठीक, तो 8 शेड्यूल में हम देखते हैं तो इसमें कोई ऐसी क्राइटेरिया नहीं है कि लैंग्वेज कंसिडर करने के लिए शेड्यूल में क्या रूल रेगुलेशन होना चाहिए। ठीक ना, अब यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज के तो 8 शेड्यूल में अगर पाते हैं तो 22 लैंग्वेज हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक, और यहाँ पर पाते हैं 14 लीज लैंग्वेज, यानी 14, शुरुआत में 14 लैंग्वेज थे, लेकिन 21st अमेंडमेंट करके 1967, ठीक, में उसमें आपको सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया। 92nd अमेंडमेंट करके 2003 में उसमें 4 लैंग्वेज को और ऐड किया गया, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली एडेड। ठीक ना, तो 4 लैंग्वेज कब ऐड किया गया? 2003 में, 92nd अमेंडमेंट। और कब शुरुआत हुआ? तो 2004 से। इतना आपको मालूम होना चाहिए। और यहाँ पर 44, अगर हम सेंसर की बात करें, तो 44% जो है इंडियन है, हिंदी पंक लैंग्वेज बोलते हैं 2011 का। तो ऑफिशियल लैंग्वेज यही है। ठीक, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज 22 में कौन कौन यहाँ पर, तो कश्मीरी, डोंगरी यहाँ पर है, वो भी पंजाबी, हिंदी, नेपाली, असमीज, बोडो, मणिपुर, 3 गो यहाँ के नॉर्थ ईस्ट, संथाली, बंगाली, उड़िया को अब नाम चेंज होकर उड़िया हो गया, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, उर्दू, मराठी, कोंकणी, मैथिली, गुजराती, सिंधी, इतने लैंग्वेज आपका परीक्षा में पूछा जाएगा। और एक अभी हाल में आया क्लासिकल लैंग्वेज। ठीक ना, तो क्लासिकल लैंग्वेज जो आया उस पर तो हम लोग को डिस्कशन करंट अफेयर में करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि 5 लैंग्वेज को जोड़ा गया है। ठीक ना, देखिए क्या हुआ, तो आप देखेंगे 343 आर्टिकल आप देखेंगे तो उसमें बोला गया है कि यूनियन गवर्नमेंट जो है ऑफिशियल लैंग्वेज जो है हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट में यूज करेगा, और ये कंटिन्यू 10 साल के बाद कंटिन्यू रहेगा ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश के साथ साथ। तो हम ये पाते हैं कि 1965 तक तो ये साइड बाय साइड हिंदी और इंग्लिश दोनों चलती रही। ठीक है ना, ऑफिशियल लैंग्वेज में। लेकिन ये बोला गया कि आप देखेंगे बीजी खेर कमेटी जो है वो 1955 में रिकमेंड किया कि भाई देखिए एक रिजिड डेट नहीं होता, यानी फिक्स डेट नहीं होना चाहिए कि हम इंग्लिश छोड़ के हिंदी पर चले जाएंगे। ठीक ना, जैसे आप देखें सुप्रीम कोर्ट का जो है उसको भी दिया गया था कि 10 साल के बाद उसको हिंदी अडाप्ट करना है, लेकिन आज तक हिंदी अडाप्ट नहीं हुआ, वहाँ पर भी इंग्लिश लैंग्वेज चल रहा है। ठीक ना, तो इस आप रिजर्वेशन भी देखेंगे तो अभी 10 साल का था लेकिन आज भी चल रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो वास्तव में सिस्टम फेलियर हम कहेंगे। अगर वास्तव में अगर इसका एनालिसिस करेंगे, जब हम मेंस पढ़ेंगे तो इसमें एनालिसिस करना भी ज़रूरी है कि आज तक क्यों नहीं हम, आज तक ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश क्यों हमारी बनी रही, हिंदी या अदर लैंग्वेज क्यों नहीं हो पाई। ठीक है ना, तो
तो हम यही पाते हैं कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जो बीजी खेर जो चेक कमेटी थी, उन्होंने जो फिक्स टाइम था, डेट था, उसको इनकार कर दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको सरकार ने अडॉप्ट भी कर लिया, ठीक ना। तो अब इसके कारण कुछ भी अब क्या बताएं, कुछ भी आप करते रहेंगे ना, सरकार बहुत लुल पुल रहती है हर मैटर में। बस उनका वेतन बढ़ाना हो, खर्च वेतन बढ़ा देंगे, उसमें लुल पुल नहीं रहेंगे, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर अगर आप खुद सोचिए कि हम तो यही कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो, चाहे जुडिशरी में, जो भी कहीं भी, हमें जब 22 लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशन में है 8 शेड्यूल में, तो 22 को ही स्थान मिलना चाहिए, लेकिन नहीं है, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट को 22 पर ही जजमेंट करना चाहिए, लेकिन नहीं, वो इंग्लिश में चलेगा। आपको चाहिए तो ट्रांसलेट काफ़ी मिल जाएगी, ठीक है ना। सब पहले डिस्कशन किया चुका है, लेकिन यहाँ पर बता दिया, बहुत कष्ट होता है ये सब। हाँ, क्लासिकल लैंग्वेज जोड़ा गया था, तो अब क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में थोड़ा जानेंगे। तो 2000 अब पाते हैं कि 2004 में भारत सरकार ने क्लासिकल लैंग्वेज का डिक्लेयर किया, कैटेगराइज किया, जिसमें शुरुआत में 2016 तक क्या है कि इसमें 6 लैंग्वेज थे, लेकिन 2005 में 5 लैंग्वेज और जुड़ गए तो 11। जब परीक्षा में पूछा जाए कितने क्लासिकल लैंग्वेज हैं, तो आपको बताना है कि 11 क्लासिकल लैंग्वेज है। अभी कौन कौन सा जुड़ा है, तो आप पाएंगे मराठी। देखिए, क्लासिकल लैंग्वेज और ऑफिशियल लैंग्वेज दोनों में बहुत डिफरेंस है, ठीक है ना। यहाँ पर क्लासिकल लैंग्वेज वो उस लैंग्वेज को जिसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी हो, उस पर बात की गई है, ठीक है ना। तो चलिए आगे शुरू करते हैं, जैसे आएगा उसे हम देख लेंगे। अगर क्लासिकल लैंग्वेज का हम इस समय तो हमको भी याद नहीं आ रहा है कि कौन कौन है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन कौन है क्लासिकल लैंग्वेज, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग अपने पॉइंटर पर चलते हैं, और आज कोशिश करेंगे कि क्लासिकल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज और पंचायती राज दोनों को कवर करके ख़त्म कर दिया, ताकि हमारा 22 तारीख को एग्ज़ाम है, 22 दिसंबर को जो एग्ज़ाम है पीसीएस का, उसमें पोलिटी पूरा कम से कम पढ़ के जाएँ, ठीक है ना। तब तक ख़त्म हो जाएगा। हिस्ट्री का 6 लेक्चर हो चुका है, ठीक है ना, उसको फिर हिस्ट्री से कंटिन्यू करेंगे, ठीक। तो देखा जाएगा, ठीक है ना, परीक्षा बाद, ठीक। और रही बात, हाँ, तो आप शुरू करने से पहले एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि तो हम लोग पॉइंटर तो साइड बाय साइड चलता रहेगा, लेकिन हम सोच रहे हैं कि एक अच्छी तरह से पूरा समग्र अध्ययन किया जाए जीएस का। समग्र अध्ययन करने के लिए हम लोग घटना चक्र का जीका को बेस लेंगे, और इसी के बेस पर हम लोग उसको डिस्कशन भी करेंगे, और इसमें लुसेंट और जो भी जितने भी और भी एनसीईआरटी चाहे जो भी हो, सबको इसमें इंक्लूड किया जाएगा, जिससे हमें डिस्कशन या समझने में कोई दिक्कत ना हो। और ये टारगेट रहेगा इसको 1 मंथ में कंप्लीट करने का, ठीक ना। तो न्यू अप्रोच के साथ हम इसको शुरू करेंगे, और ये गारंटी के साथ कर रहा हूँ कि अगर आप इसको कंप्लीट, इस लेक्चर को पूरा आपने कंप्लीट कर लिया, अटेंड कर लिया, देख लिया, तो आपका प्री तो नहीं रुकेगा। कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो आप, चाहे यूपीएससी का दे रहे हो, चाहे आप पीसीएस का दे रहे हो, या आप आरओ का दे रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, वनडे, सब कुछ, सबके लिए समझिए कि आपको रामबाण रहेगा और प्री नहीं रुकेगा। यूपीएससी के लिए थोड़ा सा दिक्कत है कि उसमें थोड़ा सा एनालिटिकल ज़्यादा हो जाता है, कॉन्सेप्चुअल हो जाता है, तो उसको भी ध्यान देंगे। उसका सिस्टमेटिकली तरीका है, उसको भी हम अपनाएंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हम यही कोशिश करेंगे कि हमारा पूरा बैकग्राउंड जो है, फाउंडेशन जो है, एकदम बेस्ट तैयार हो जाए, ठीक। तो उसके लिए हम घटना चक्र का जीका को डिस्कशन करेंगे, और जो 1 जनवरी से शुरू होगा, और इसमें मैं आपसे ही अनुरोध करूँगा कि आप लोग तब तक इस चैनल का सब्सक्रिप्शन इतना बढ़ा दीजिए कि मज़ा आ जाए। 1K तक तो लेके चली जाइए, ठीक है ना। अगर आप लोग शेयर करेंगे चाहो तो 1K तो हो ही जाएगा, क्योंकि मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, तो कोई व्यूअर ना देखने वाला हो, कोई रिस्पांस ना उधर से आए, तो फिर अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि आप लोग जुड़िए, और 1 जनवरी से एकदम धूमधाम से नया साल के साथ शुरू करते हैं। गारंटी मेरी है कि आपका जीएस जो है एकदम बेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें न्यू अप्रोच के साथ आपको दिक्कत ही नहीं होगी कहीं भी जीएस में, ठीक। तो चलिए आप पॉइंटर शुरू कर। यहाँ पर पहले ही बोल रहा है क्या, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द एवरी स्टेट, यानी यहाँ पर सभी स्टेट की बात कर रहा है। एवरी स्टेट शैल endeavor to provide the adequate facility for the instruction in mother tongue at primary stage of education। यहाँ पर प्राइमरी स्टेज का एजुकेशन की बात कर रहा है, थोड़ा सा पेन बदल दें, ठीक ना। तो यहाँ पर प्राइमरी स्टेज मतलब कि 0 से लेके 5 तक को प्राइमरी बोला जाता है, ठीक।
UKG LKG से लेकर क्लास 5 तक, वहाँ तक का एजुकेशन प्रोवाइड करना है तो उसको मदर टंग में, यानी जो उसका मदर टंग है उसमें। तो कौन सा आर्टिकल बताता है? तो 350A याद कर ले। 350 आर्टिकल, जो ए आर्टिकल है वो बताता है कि ये सभी स्टेट का, ये जो स्टेट सभी हैं उनका ये काम है कि वो प्रोवाइड करें मदर टंग में एजुकेशन प्रोवाइड करने का इंस्ट्रक्शन फैसिलिटी प्रोवाइड करें, किया जाए। ठीक ना। अब यहाँ पर सेल लगा है, तो सेल का मतलब होता है निश्चित, निश्चय ही होना है, ठीक ना। इसमें अगर में लगा होता तो या कैन लगा होता तो हम कहते हैं कि हो सकता है, लेकिन सेल लगा है तो सेल क्या होता है? बताता है कि अवश्य, निश्चित ही होना चाहिए, होना ही है। ठीक ना। दूसरी तरह से नेक्स्ट, अंडर द आर्टिकल 344 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन वाज स्टेबलाइज। तो 344 जो आर्टिकल है उसमें फर्स्ट ऑफिशियल कमीशन लैंग्वेज स्टेबलाइज हुआ था 1955 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द GB खेर कमेटी। GB खेर कमेटी जो है ऑफिशियल का फर्स्ट, ठीक ना। GB खेर जो पहले क्या थे? तो पहले चेयरमैन थे। पहला जो ऑफिशियल लैंग्वेज का कमीशन बनाया गया था उसके, तो GB खेर कमीशन जो है फर्स्ट लैंग्वेज कमीशन था ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड। ठीक ना। अब ऐसा नहीं कि कोई और। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग लैंग्वेज वर एडेड इन 8 शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन इन 2003। 2003 में जो 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था उसमें लगभग 4 लैंग्वेज को ऐड किया गया, जिसमें से एक संथाली है। ठीक ना। अब 4 कौन है? अब पीछे में बताया, उसको एक बार देख लीजिए। ठीक, तो बोडो है, डोंगरी है, मैथिली है, संथाली है। ठीक ना। 4 कौन कौन है? तो बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। बोडो कहाँ पर है? तो बोडो असम की तरफ चले जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट में। डोंगरी आपको जम्मू कश्मीर है, मैथिली आपका बिहार में, संथाली आपका उड़ीसा साइड में, झारखंड उड़ीसा। ठीक। अंडर विच वन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 4 लैंग्वेज वेयर एडेड टू लैंग्वेज अंडर द 8th शेड्यूल देयर बाई द राइजिंग देयर नंबर ऑफ 2 to पहले 18 थे, फिर इसमें 4 जुड़ गए तो 22 लैंग्वेज हो गया। कौन सा? तो 2003 में इन्फोर्स हुआ था 2004 में, और ये 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 2003, जिसमें 4 जोड़ा गया था। कौन कौन? बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। बोडो कहाँ का? तो असमीज है। ठीक। अब असम साइड का है, नॉर्थ ईस्ट का। डोंगरी जो है जम्मू कश्मीर साइड का है। मैथिली जो है झारखंड और उड़ीसा। मैथिली जो है बिहार। संथाली जो है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यही सब एरिया। संथाली सबको संथाल विद्रोह मालूम होगा। ठीक ना। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट इट शैल, यहाँ पर लिखना है, देखिए शैल लिखा है, इसको ध्यान देना है। शैल क्या होता है? ये फिक्स ऑब्लिगेशन हो जाता है, नेसेसरी कर देता है, करना ही करना है, कोई बहाना नहीं चलेगा। शैल बी ड्यूटी ऑफ यूनियन टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट द एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। यहाँ पर इमरजेंसी की एक पॉइंट आ गया, किसका? इमरजेंसी का। ठीक ना। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है बोला है कि भैया जो बड़ा भाई है, मतलब कौन बड़ा भाई है? यूनियन, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है? बड़ा भाई है, और उसको अपने छोटे भाई को बचा के रखना है। कैसे? तो कोई उसको प्रोटेक्ट कैसे करेगा? तो कोई एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस ना हो, इंटरनल डिस्टर्बेंस ना हो, दोनों तरफ से उसको बचा के रखना है। ठीक। तो वो कौन सा है? आर्टिकल 355। इमरजेंसी का कहाँ से है? तो 352 से लेके इमरजेंसी आप देखेंगे तो 360 तक। ठीक ना। कितना इमरजेंसी है? इसमें 3 इमरजेंसी हैं। 352 नेशनल इमरजेंसी, 3 इसमें 4 जोड़ दीजिए तो कितना? 356 स्टेट इमरजेंसी, या 360 4 जोड़ दीजिए तो आ जाएगा फाइनेंस इमरजेंसी। तो ये 3 इमरजेंसी आपको याद होनी चाहिए, और पार्ट 18 में है। ठीक। नेक्स्ट, विच लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूड 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो भोजपुरी को अभी तक नहीं जोड़ा गया है। विच इज नॉट इंक्लूड इन 8th शेड्यूल ऑफ 4 कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल में कौन सा? राजस्थानी नहीं है। ठीक। आप ये कैसे याद रहेगा? तो याद करने का सबसे तरीका मैप। ठीक ना। आप मैप देखेंगे तो याद हो जाएगा।
मैप नहीं देखेंगे तो आपको हमेशा प्रॉब्लम होगी। इसलिए एक बार मैप देखिए। नॉर्थ ईस्ट में अगर देखते हैं तो यहाँ पर 3 लैंग्वेज है, दिमाग में बैठा लीजिएगा। नॉर्थ ईस्ट में 3 लैंग्वेज है, असमीज है, बोडो है, मणिपुरी है। तो मणिपुर अभी जल रहा है तो याद रहेगा कि मणिपुर का भी लैंग्वेज है। बोडो आपका देखिए असम का असमीज है, ठीक। अब वहीं आते हैं, नॉर्थ ईस्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट में 3 लैंग्वेज। उसके बाद हम आते हैं नॉर्थ में, ठीक। नॉर्थ में आते हैं तो नॉर्थ में हम पाएंगे कि यहाँ पर कश्मीरी है, डोंगरी है, ठीक। जम्मू कश्मीर वाला एरिया में पंजाबी है, हिंदी बेल्ट में हिंदी है और नेपाली भी है, ठीक। हिंदी बेल्ट का हिंदी पूरा है। वेस्ट में आते हैं तो सिंधी, गुजराती। अब यहाँ पर राजस्थान का कुछ भी नहीं है, ठीक ना। मध्य प्रदेश का भी कुछ भी नहीं है। बिहार का देखेंगे तो बिहार का मैथिली है, अब फिर उड़ीसा का उड़िया है, ठीक। संथाली आपका देखेंगे छत्तीसगढ़, झारखंड। मराठी मराठा का, गोवा कुड़कर्णी कहाँ पर बड़ा है, तो आप जब भी पढ़ते हैं शिवाजी का तो वहाँ पर आप देखिए आप कुड़कर्ण कोस्ट है, ठीक है ना। फिर आप देखेंगे तेलुगु आंध्र प्रदेश, कन्नड़ा कहाँ का, कर्नाटक। संस्कृत है, लेकिन यहाँ पर तमिल भी बोलना चाहिए, तमिल भी है, ठीक है ना। तो इतने सब लैंग्वेज हैं, आपको मैप से याद होना चाहिए। यहाँ पर देखिए ना तो राजस्थानी का बात है ना भोजपुरी का बात है, कुछ भी। तो ये उर्दू भी है, ठीक है ना। तो ये लैंग्वेज आपको मैप में देखते देखते याद हो जाएगा। आप एटलस अगर लिए हैं तो एटलस में खोलिए, उसमें सब दिया है। नेक्स्ट, विच 3 लैंग्वेज हैज बीन एडेड टू 8 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाई 71 अमेंडमेंट। 71 अमेंडमेंट के द्वारा कौन सा, तो नेपाली, कोंकणी, मैनपुरी, ठीक। नेपाली नेपाल वाले एरिया में, कोंकणी आपका चले जाएंगे वेस्टर्न घाट वाले एरिया है, मणिपुर आप देखेंगे तो मणिपुर अब इस समय हम लोग का स्टेट है, वो स्टेट में अब इस समय डिस्टर्बेंस चल रहा है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एज शेड्यूल इज बिफोर 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 टोटल 18 लैंग्वेज थे, सही बात है। लेकिन उसके बाद 92nd अमेंडमेंट करके उसमें 4 लैंग्वेज जोड़ दिया गया, तो अब 22 लैंग्वेज हो गए हैं, ठीक। 2003 में अभी तक 22 ही है। Which article of Indian Constitution provide the procedure for adopting of ऑफिशियल लैंग्वेज या लैंग्वेज ऑफ स्टेट। आर्टिकल 3, 4, 5 जो है ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात करता है। 3, 4, 5 एक सीक्वेंस है, इसको याद कर सकते हैं। 3, 4, 5। विच स्टेट हैज़ बीन गिवेन संस्कृत लैंग्वेज स्टेटस सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज। संस्कृत लैंग्वेज जो है सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज किसका है, तो उत्तराखंड का। फर्स्ट कौन सा है, तो हिंदी है। The Parliament can amend the provision of official language of India under the Constitution by the simple majority of member। तो देखिए लैंग्वेज उंग्वेज चाहे देश स्टेट का नाम, स्टेट का बाउंड्री, सब सिंपल मेजोरिटी से चेंज हो जाता है, ठीक ना। आर्टिकल 368 के तहत ही होता है, सिंपल मेजोरिटी से, ठीक। नेक्स्ट, विच लैंग्वेज इंक्लूड द 8 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज स्पोकन बाई लार्जर नंबर। तो बंगाली सबसे ज़्यादा, हिंदी है, उसके बाद बंगाली है, ठीक है ना। विच लैंग्वेज इज स्पोकन मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन इन वर्ल्ड। फ्रेंच सबसे ज़्यादा बोला जाता है। विच लैंग्वेज इज द बलूचिस्तान बट फ्रॉम द फिलोसफिकल एस्पेक्ट इज लैंग्वेज ऑफ द्रविडियन। ब्राहुई लैंग्वेज गिवन बिलो हैज बीन डिक्लेयर एज द क्लासिकल लैंग्वेज। तो यहाँ पर क्लासिकल लैंग्वेज की बात करिए, कन्नड़ा और तेलुगु क्लासिकल लैंग्वेज है, तमिल भी क्लासिकल लैंग्वेज है। अब यहाँ पर बात आ गई तो चलिए थोड़ा सा क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में भी देख लेते हैं। बोला था कि जैसे आएगा वैसे बताएंगे, आप लोग तो कमेंट करके बताते नहीं, कुछ भी कमेंट करने को बोलता हूँ नहीं करते हैं, ठीक। तो यहाँ क्लासिकल लैंग्वेज की बात है। इंडिया क्लासिकल लैंग्वेज है तो लैंग्वेज हिस्टोरिया रीच है यूनिक, सही बात है, ठीक है ना। डिस्टेंस लाइब्रेरी और उसका डिस्ट्रक्टिव लिटरेसी लिगेसी होना चाहिए, वही, ठीक। तो यहाँ पर कौन सा डिसाइड करता है, तो लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी, याद कर लीजिए। लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी जो है कॉन्स्टिट्यूट 2004 में बनाया गया था, किसके द्वारा, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अंडर द साहित्य अकेडमी, ठीक। इवोल्वेट द लैंग्वेज फॉर द क्लासिकल स्टेटस, यानी किसी भी लैंग्वेज को अगर क्लासिकल स्टेटस चाहिए तो उसके लिए लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी है, वो उसका काम है कि वो क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस देगी। और यहाँ पर देखते हैं लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर है, ठीक। वो भी साहित्य अकादमी के हैं, ठीक। साहित्य अकादमी जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर है, और साहित्य अकादमी के अंदर देखा जाए तो लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी है, जिनका काम है सभी लैंग्वेजों को जांच परख करना, इंक्वायरी करना कि ये वास्तव में क्या क्लासिकल स्टेटस के योग्य हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं तो ऑल क्लासिकल लैंग्वेज मेंशन इन, जितने भी क्लासिकल लैंग्वेज है सब क्या मेंशन किसमें, तो 8 शेड्यूल ऑफ इंडिया।
कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट प्राकृतिक एंड पाली। जितने भी क्लासिकल लैंग्वेज है, ठीक ना, तो अब क्लासिकल लैंग्वेज 11 हो गए प्रेजेंट टाइम में, ठीक ना, कितने 11 11 हो गए हैं, जिसमें से अगर हम देखें तो 9 क्लासिकल लैंग्वेज जो है हमारे 8 शेड्यूल में है। तो याद रहे 9 क्लासिकल लैंग्वेज जो 8 शेड्यूल में है, जिसमें से 2 प्राकृतिक और पाली जो अभी बनाया गया है, अभी 2024 में जोड़ा गया है, वो दोनों अभी 8 शेड्यूल में नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए क्लासिकल लैंग्वेज कौन कौन से हैं। तो 2024 के अनुसार, तो 2024 तब सबसे पहले तमिल बनाया गया, संस्कृत को 2005 में, तो सबसे पहले तमिल याद रहे, फिर तेलुगु, फिर कन्नड़। मतलब कि आप देखेंगे तो संस्कृत को अगर छोड़ दें तो साउथ की सभी, याद करने का तरीका यही है, साउथ के सभी जितने स्टेट हैं उन सबका जो लैंग्वेज है उन सबको यहाँ पर क्लासिकल लैंग्वेज बनाया। मतलब कि संगम पीरियड आपको याद रहेगा तो आप कर देते हैं। संगम एज के टाइम सबसे पहले संगम एज है, तो संगम एज का जितने भी हैं जिसमें, उसमें संगम एज में क्या है, तो तमिल आपको मिलता है, ठीक। संगम एज इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको उस समय तमिल, कन्नड़ लैंग्वेज रहती है, फिर मलयालम की भी बात की गई है, ठीक ना, तेलुगु की भी बात की गई है। चारों स्टेट जो हैं संगम एज के कवर रहते हैं ना किसी एम्पायर के तरह, जो आचार्य पांड्या के तरह। तो आपको देखेंगे तो सबसे पहले उन्हीं को कवर किया गया, संस्कृत को छोड़ के। तो आप आसानी से याद कर सकते हैं, अगर परीक्षा में पूछ दिया, क्रोनोलॉजी सीक्वेंस पूछ दिया कि सबसे पहले कौन, तो सबसे पहले तमिल, ठीक। क्योंकि तमिल देखते हैं तो हमारा इंडिया के बॉर्डर पर जो बॉर्डर है एकदम लास्ट पॉइंट कन्याकुमारी का, वो तमिल का है, तो लास्ट पॉइंट कन्याकुमारी का है इसलिए उसको, ठीक ना। यहाँ से भी याद करने का तरीका आपको रिलेट करके कर सकते हैं। तेलुगु जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का, ठीक। कन्नड़ अब कर्नाटक से रिलेटेड, मलयालम 2013 में, ठीक। संस्कृत 2005 में, याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, 2005 में, ठीक। फिर उसके बाद आते हैं ईस्टर्न कोस्ट पर। जो इंडिया का मैप आप देखेंगे ऐसे है ना, तो पहले तो ये हो गया कवर, अब ईस्टर्न कोस्ट ये वाला, तो यहाँ पर कौन सा है, उड़ीसा, उसके बाद उड़ीसा बनती है, उड़ीसा का लैंग्वेज उड़िया लैंग्वेज 2014 में। फिर यहाँ तक का अब क्या प्रॉब्लम आया है कि अब इंडिया का वेस्टर्न घाट से देखा जाए तो वेस्टर्न घाट से मराठी बस एक आई है, मराठी, वेस्टर्न घाट से मराठी, ठीक। पर क्यों कि अब पहले तो सब वेस्टर्न घाट कवर हो गया था, ठीक। कर्नाटक हो ही गया था, महाराष्ट्र बचा था तो महाराष्ट्र का आ गया, ठीक ना। आपको देखिए कोरिलेट नहीं करके याद करेंगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला। अब बचा ईस्टर्न ईस्टर्न घाट का बस एक ही है, ठीक है ना। ईस्टर्न कोस्ट का देखेंगे, ईस्टर्न घाट का उड़ीसा बस है, ठीक, 2014 में, ठीक। उससे देखेंगे तो अब तेलुगु भी ईस्टर्न घाट पर, लेकिन हम वहाँ पर संगम एज को लेकर चल रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पर अब 24 में बात करते हैं तो 24 में ईस्टर्न घाट पर एक है, और हम अगर आते हैं नॉर्थ इंडिया में, तो नॉर्थ इंडिया में पाते तो बंगाली है, असमीज नॉर्थ ईस्ट में, प्राकृतिक का बिहार में, और पाली बिहार में, ठीक। अब देखेंगे तो लैंड, आप पहले समुद्री एरिया से छोड़ के अब लैंड वाले एरिया में आ गए। तो प्राकृतिक पाली कहाँ का, तो लैंड लॉक एरिया का, असमीज लैंड लॉक एरिया का, इसके पास समुद्र है नहीं है, बंगाली इसके पास समुद्र है, ठीक। तो आपको और ये जो दोनों पाली और प्राकृतिक, ये दोनों हमारे 8 शेड्यूल में नहीं है। अब इसका प्रोसेस क्या है, ठीक है ना। तो प्रोसेस आप देखते हैं तो यहाँ पर इसका होना चाहिए रिकॉर्ड कितना, 1500 से 2000, यानी 1,500 से 2,000 ईयर का इसका रिकॉर्ड पीरियड होना चाहिए, ठीक। और यहाँ पर एशियंट इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, लिटरेचर होना चाहिए, ठीक ना, हेरिटेज होना चाहिए, और जनरेशन टू जनरेशन चला नॉलेज टेक्स्ट होना चाहिए, प्रेजेंट ओरिजिनल लिटरेचर होना चाहिए, ठीक। तो ये 3 क्राइटेरिया, जो थर्ड क्राइटेरिया हुआ द रिवाइज इन 2014 टू नॉलेज टेक्स्ट स्पेशली पोस्ट टेक्स्ट इन एडिशन टू पोएट्री एपिग्राफी एंड इंस्क्रिप्शन एविडेंस। तो यहाँ पर ये ऐड किया गया है कि एपिग्राफी भी होना चाहिए, इंस्क्रिप्शन भी होना चाहिए, इंस्क्रिप्शन एविडेंस भी रहे तो काम चलेगा, ठीक। तो यहाँ पर टेक्स्ट से इसको रिवाइज किया गया, ठीक ना, अर्ली टेक्स्ट रिकॉर्ड हिस्ट्री टेक्सेज, ठीक ना। तो ये आपका इतना मालूम होना चाहिए। और यहाँ पर सिग्निफिकेंट क्या है, तो लैंग्वेज का सिग्निफिकेंट बनने का, तो 2 इंटरनेशनल अवार्ड गिवन टू एनुअली स्कॉलर ऑफ द क्लासिकल लैंग्वेज, सेंटर ऑफ एक्सीलेंट क्लासिकल लैंग्वेज स्टडी स्टेबलाइज, ठीक। तो आपको इतना मालूम होना चाहिए क्लासिकल लैंग्वेज, ठीक ना। तो अब हम लोग शुरू करेंगे पंचायती राज एवं कम्युनिटी डेवलपमेंट, ठीक। तो पंचायती राज एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट शुरू करने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर है, ठीक। तो सबसे पहले अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर है, तो आपको बहुत पीछे जाना पड़ेगा और वहाँ पर देखना पड़ेगा कि पंचायती राज को
तो कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में जोड़ा गया, ठीक ना। अब देखेंगे तो 92 1992 में 72 एंड 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इसको पंचायती राज को जोड़ा गया। लेकिन अगर हम पास्ट में और जाएं तो हम पाते हैं कि नहीं, उससे पहले भी पंचायती राज हमको डीपीएसपी में दिखाई देता है, ठीक ना। और गांधी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था पंचायती राज, ठीक ना। अब कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो कम्युनिटी डेवलपमेंट तो बहुत पहले शुरू हो गया था। देश से आज़ाद हुआ तभी पंचायती राज भी देश आज़ादी, लेकिन इसको क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी किसी को ऑब्लिगेशन नहीं डाला गया, किसी को करना है करना, सब अपनी मन मर्जी कर रहे थे, ठीक ना। तो उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, मज़ा आ जाएगा, ठीक ना। बस आपसे यही कहूँगा कि ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिए, बहुत सिंपल है। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, ठीक ना, तो आपको लोकल गवर्नमेंट समझ में आ जाएगा, ठीक। बात तो देखिए, लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट, ठीक। आपको फिर कहीं और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो लोकल गवर्नमेंट जो है, वास्तव में देखा जाए तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया, ठीक। लोकल गवर्नमेंट दोनों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया, ठीक। कब जोड़ा गया, तो आप पाते हैं कि रूरल के लिए, रूरल यानी ग्रामीण, रूरल ग्रामीण के लिए, ठीक ना। पार्ट 9 में है, कितने में, पार्ट 9, पार्ट 9, ठीक। और अर्बन के लिए पार्ट 9A, समझ में आ रहा है। और रूरल का जो है, समझ में आ रहा है। और इन सबको अगर आप देखते हैं, रूरल का जो आर्टिकल है 243 से लेके 243O तक है, ठीक। अब वहीं अर्बन का देखते हैं तो 243, सॉरी यार, 243 से ओ के बाद का हो गया पी, फिर उसके बाद 243ZG, क्या है, 3ZG, ये क्या है, आर्टिकल है। रूरल के लिए ये वाला और अर्बन के लिए ये वाला, ठीक। अब यहाँ पर याद कैसे करेंगे इसको, तो यहाँ पर देखिए, आप याद कैसे करेंगे, तो हम क्या बोलते हैं, अपने गांव को हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो हम और गांव क्या हो गए, दो लोग हो गए, दो हो गया ना एंटिटी, हम हो गए आई और माई, विलेज, एक ये हो गया और एक ये, दो हो गया। तो दोनों को क्या बोलें, दो, तो दोनों क्या एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तो ठीक। तो फिर लव यू, ठीक। तो लव में 4 वर्ड, यू में 3 वर्ड, हम अपने गांव से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो आप सोचिए, तो दो हो गया, लव, आई लव यू, ठीक। तो आपको यहाँ से याद कर सकते हैं कोरिलेट करके, और बाकी कुछ नहीं। ओ तक चलेगा, ये कहाँ तक चलेगा, तो ओ तक चलेगा, ओ के बाद ये पी आ जाएगा। आप कैसे याद रखेंगे, तो आप समझ लीजिए कि पंचायती राज की बात हो रही है तो पी, ठीक। पी से ख़त्म हो जाएगा जेड, ठीक। फिर उसमें चलेगा ABCD, ठीक ना। अब यहाँ पर फिर जी से शुरू होगा। और कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करेंगे तो वही आगे जाके 243Z के बाद क्या आता है, जी के बाद आई आएगा, ABCDFGH, GH आएगा, एच, और फिर 243ZT हो जाए, टी गवर्नमेंट लिखते हैं ना, गवर्नमेंट, टी। तो ये आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी से, तो इसको भी हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर सोचिए, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में डाला गया, कब डाला गया, तो 72 और 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था, 93, ठीक ना। तो 73 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 93 में किया गया, उसके तहत ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई गई। लेकिन ये कहानी 92 की नहीं है, ठीक। ये कहानी 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की नहीं है, ये कहानी चलती है बहुत पीछे, आपको जाना पड़ेगा। जब देश आज़ाद हुआ, जब गांधी जी थे, तो गांधी जी की आइडियोलॉजी थी पंचायती राज या लोकल गवर्नमेंट, ठीक ना। ये गांधी जी की आइडियोलॉजी थी कि लोकल गवर्नमेंट हो। तो गांधी जी क्या कहते थे, गांधी जी ये कहते थे कि हमें बॉटम, यानी हमें बॉटम से ऊपर जाना है, अब पॉलिसी लेके आने, यानी बॉटम, पहले बॉटम पर होगा, बॉटम से ऊपर की बात करेंगे, ठीक। अब की बात करते थे गांधी जी। लेकिन जब देश आज़ाद हो गया, ठीक ना, तो अब देखेंगे तो पहला अमेंडमेंट हुआ कब,
1951 में। तो पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ क्यों? कि वहाँ पर सभी जो अग्रगरियन थे, जो लेबर क्लास के थे और सब जो जो नीचे दबे कुचले जो थे, तो उन्होंने कहा कि भैया देश तो आज़ाद हो गया लेकिन हमें क्या मिला, हम तो आज़ाद नहीं हुआ, आज भी गुलाम है। तो उन्होंने पहला अमेंडमेंट किया और लैंड रिफॉर्म की बात की और वहाँ पर 9th शेड्यूल जोड़ दिए। ठीक, हम 9th शेड्यूल जोड़ दिए और उनको डेवलपमेंट करने के लिए बोले कि ठीक है हम आप लोग का डेवलपमेंट करेंगे। डेवलपमेंट करने के लिए उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री थे, ठीक ना, JL नेहरू, जब क्या थे ये प्रधानमंत्री PM थे 1951, ठीक, टू में प्रधानमंत्री बने। अब जब प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने कहा कि ठीक है अब हम लोगों के लिए काम करेंगे। तो लोगों के लिए काम करने के लिए इन्होंने कहा कि भैया AC के रूम में बैठे लोग, AC के रूम में बैठ के या डिस्कशन किया, डिस्कशन करने के बाद एक पॉलिसी लेके आए, ठीक, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक, ये प्रोग्राम लेके आए और इसके अंदर क्या किए कि ये लोग गए, सबसे बड़ा था कि ये ग्राउंड यानी टॉप टू बॉटम लेके आ रहे थे, ठीक ना। पॉलिसी क्या थी, टॉप से बॉटम की तरफ आ रही थी, जबकि गांधी जी का कहना था कि बॉटम से टॉप पर जाए, नहीं, तो ये टॉप से यानी ऊपर वाले नीचे वालों को थोप दिए कि तुमको ऐसे करना है तो तुम्हारा डेवलपमेंट हो जाएगा, जो कम्युनिटियाँ थी। लेकिन ये पॉलिसी थोपी गई, तो थोपी गई ऊपर से नीचे जब आई तो ये क्या हो गई, बहुत बुरी तरह से फेल हो गई, ठीक, फेल हुई। अब ये तो फेल हुई साथ में फिर कहें कि भैया कम्युनिटी डेवलपमेंट तो हमारा प्रोग्राम 1952 में तो चल रहा है, ठीक, फेल तो बाद में मालूम चलता है ना कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। फिर 1953 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ठीक है हम अब एग्रीकल्चर जो फार्मर है उनके लिए करेंगे। तो उनके लिए उन्होंने लेके आया नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, ठीक, 1953 में लेके आए। इसका एम क्या था कि एग्रीकल्चर जो प्रॉब्लम थी उसको रिसॉल्व करना, ठीक, एग्रीकल्चर प्रॉब्लम को रिसॉल्व करना यानी एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना, ठीक। लेकिन दोनों क्या थी, टॉप से यानी दोनों AC के रूम में तैयार की गई थी पॉलिसी। कोई जाके सही तरीके से ना सॉइल चेक किया कि क्या सॉइल है, सॉइल स्ट्रक्चर क्या है, कुछ भी नहीं, बस ऊपर से बैठे AC के रूम में सब IS और उसके बाद बड़े बड़े अधिकारी, उन्होंने डिस्कशन किया, फिर वो रूल बनाए, रूल बनाने के बाद वो बॉटम पर ले आके अप्लाई करने लगे। अब सोचिए दोनों ही बहुत बुरी तरह से फंस गया, क्या, फेल हो गया। अब फेल होने के बाद नेहरू जी का दिमाग सनक गया और उन्होंने एक बैग दिया, क्या दिया, बैग, क्या दिया, बैग, कहे कि भैया बैग लो आप, तो सब पोथी पत्रा इसमें बंद करो, ठीक, तो याद कर लीजिए बैग दिया, एक बैग में सब पोथी पत्रा बंद किया गया, ठीक। अब ये बैग मिला तो इस बैग से आपको मालूम होना चाहिए कि बैग क्या है वास्तव में, ठीक। तो ये बैग देने में बहुत ही टाइम लग गई, ठीक ना। बैग दिया गया 1957, तो 57 में बैग से आपको आना होना चाहिए बलवंत राय मेहता कमेटी, ठीक, 1957 याद रहेगा। बैग यानी दो प्रोग्राम जब फेल हो गए तो उन्होंने बैग अधिकारियों को दे दिया, कहा कि जाओ रास्ते पर जाके ग्राउंड पर बैग में पूल भर के लेके आओ, क्या वहाँ पर लोग बोल रहे हैं पूछो। तो वही कमेटी बनाई कि पहले बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, ठीक ना। कब बनाई गई, 1977, सोचिए 20 साल लग गया है पहली कमेटी से दूसरी कमेटी में जाने में, समझ रहे हैं। 57 से 97 20 साल लग गया, एक ही बैग को नहीं पूरा कर पाया। फिर उसके बाद GB के राव कमेटी, और ये कब बनाई गई, तो 85 में, 1985 में, ठीक ना। तो आपको बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब यहाँ पर देखिए आप एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि भाई देश के जो नीचे के लोग हैं, नीचे के लोगों का डेवलपमेंट कैसा हो, तो उसके डेवलपमेंट करने के लिए उन्होंने 2 पॉलिसी लेके आई। पहला कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, फिर उसके बाद नेशनल एक्सटेंशन
सर्विस, ये 1953 में आई, ये 1952 में आई। लेकिन दोनों का क्या था, दोनों एसी के रूम में तैयार किए गए थे। अधिकारी सब बाहर नहीं आए, एसी के रूम में बैठे और अपनी मनगढ़ंत कहानी बना के और लेके आए और थोप दिए कि ऐसे चलेगा। तो ये दोनों फेल हो गई। क्या हो गई? फेल। जब फेल हो गई तो जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री थे उस समय बहुत गुस्सा हुए और गुस्सा होने के अधिकारियों को क्या दिए? बैग दिए। बैग दिए। अब बैग देने के बाद कहें कि जाइए और इस बैग में सब वहाँ से लोगों से पूछ के आइए कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं हमारी पॉलिसी चली। वहाँ पर जाके देखिए तो लोग बैग लेके अपना चल दिए। तो बैग लेके आए तो सबसे पहले बलवंत राय, बी से क्या हो गया? बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी को बोला गया जाके देखिए कि हमारा ये दोनों प्रोग्राम क्यों फेल हुआ। तो उन्होंने कहा कि हमें पंचायती राज लेके आना चाहिए, जिसमें 3 टायर की बात की गई थी। 3 टायर, जिसमें एक जिला पर होगा, डिस्ट्रिक्ट पर, एक होगा ब्लॉक पर, एक होगा विलेज पर। ठीक। अब ये कब लेके आए? तो 1957। अब इसके 20 साल के बाद सरकार फिर जब इसी पर चलता है, कोई अपनी मनमानी करता है क्या? तब उसके बाद अब नेहरू जी का जो बैग था उसी बैग को फिर पकड़ते हैं और उस समय के प्रधानमंत्री जो होते हैं 57 के टाइम 1977 में बोलते हैं कि भैया जाइए पता कीजिए कि जो पंचायती राज है वो कहाँ गया। ठीक। तो ये अशोक मेहता जाते हैं और पता करते हैं कि पंचायती राज का क्या कार्यक्रम चल रहा है, यानी कहाँ तक है, कुछ पता चला है। तो इन्होंने कहा कि इसको 2 लेवल पर किया जाए। ठीक। फिर उसी तरह से चलता रहा। तो फिर 85 में जी आए। जी का मतलब JB राव कमेटी। JB राव कमेटी 1985 में बनाया गया और इनको बोला गया कि पता कीजिए कि क्या रिफॉर्म लाना जाए कि जिससे हो जाए। तो ये भी बैग में ही रह गए। ठीक। तब उसके बाद फिर 86 में भेजा गया। ठीक। LB सिंघवी कमेटी। ठीक ना। और कहाँ गिर गया यार? LM सिंघवी, मनु सिंघवी के फादर हैं। ठीक ना। इनको बोला गया कि आप जाके पता कीजिए क्या होगा और बताइए। तो इन्होंने 3 टायर की पॉलिसी थी। ठीक। और वही पॉलिसी जाके पंचायती राज के बारे में बात की। अभी पंचायती राज के बारे में बात की और यही पॉलिसी जाके कॉन्स्टिट्यूशन का रूप ले लिया गया। यही बताइए, रिकमेंड किए। रिकमेंड करने के बाद अब जब डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे तब इसको, यहाँ पर हम पॉइंटर की बात करें तो थोड़ा सा लेकर, नहीं तो इसी में चला जाएगा पूरा एक लेक्चर। तो इन्होंने रिकमेंड किया और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाने को बनाया गया। और यहाँ पर 1992 में, ठीक ना, 1992 में इसको 73 एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इसको पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई गई और तब से पंचायती राज चल रही है। ठीक ना। तो आपको बहुत सारा क्लियर हो गया होगा बैकग्राउंड। तो अब चलते हैं। बैग याद रखिएगा। बैग याद रखेंगे तो कमेटी आपको याद रहेगी, नहीं तो फिर आप भुला जाएंगे। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया होगा, जहाँ जहाँ दिक्कत होगी वहाँ पर हम डिस्कशन करते रहेंगे। ठीक। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्या? हु अमंग द फॉलोइंग इज अथोराइज टू मेक प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन ऑफ पंचायत। तो पंचायत के कंपोजिशन को कौन अथोराइज है उसको बनाने के लिए? तो स्टेट गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव, यानी स्टेट गवर्नमेंट के लेजिस्लेटिव। ठीक। पंचायती राज, आप सोचिए पंचायती राज जो है, देखिए गवर्नमेंट का जो लेवल है, ठीक ना, तो जिस जिस स्टेट में वो पंचायती राज है उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसको काम है कि वो बताएगी कैसे पंचायती राज को काम करना है। ठीक ना, किस तरह से कंपोजिशन होगा। नेक्स्ट, द नॉमेनक्लेचर ऑफ रूरल गवर्नमेंट एज पंचायती राज वाज रिजल्ट ऑफ सजेशन विच इंडियन लीडर। तो सबसे पहले तो MK गांधी जी की है, ड्रीम प्रोजेक्ट था लेकिन नहीं हुआ। ठीक। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट पार्ट 9 पंचायती राज से याद रहे एकदम। जब पार्ट 9 पंचायती राज, लोकल गवर्नमेंट दोनों आना चाहिए, क्या? रूरल और अर्बन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोविजन ऑफ पंचायत एंड इट वाज इंसर्ट बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। हाँ, तो 73rd और 74 से अर्बन वाला। ठीक ना। द डिसीजन टू कंडक्ट पंचायत इलेक्शन इज टेकन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा पंचायत का इलेक्शन कंडक्ट किया जाएगा। स्टेट कौन करेगा? तो स्टेट इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट, द सब्जेक्ट ऑफ पंचायती राज इन स्टेट लिस्ट में हाउ मेनी आइटम देयर इन 11th शेड्यूल। 11th शेड्यूल में कितने हैं? तो 11th शेड्यूल में 29। ठीक ना। पावर, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। ठीक। नेक्स्ट,
द इलेक्शन टू पंचायत टू बी हेल्ड एवरी 5 ईयर, यानी एवरी 5 ईयर पर क्या होना चाहिए, पंचायती का इलेक्शन होना ही चाहिए अब हर साल, हर 5 साल पर पंचायत का, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक में तो टाइम पर इलेक्शन होना चाहिए। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ द पंचायत, द कॉन्स्टिट्यूशन 74th अमेंडमेंट एक्ट, पंचायत में का 74 नहीं इनकरेक्ट, ठीक ना। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इट रिकॉग्नाइज द पंचायत एज ए इंस्टीट्यूट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रिकॉग्नाइज किया कि पंचायत जो है एक सेल्फ गवर्नमेंट है, क्यों कि इसमें लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट लोग पार्टिसिपेट करते हैं। आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता दें, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है ना। तो आप देखिए पंचायत वास्तव में क्या होती है, जानना जरूरी है, बहुत से लोगों को पता ही नहीं है, ठीक है ना, इसीलिए जनता जागरूक नहीं होती है, और जनता जागरूक नहीं होती है तो अपने बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाती है, ठीक। देखिए पंचायत क्या है, पंचायत जो है जब इलेक्शन, डायरेक्ट पार्टिसिपेट डेमोक्रेसी बोला गया, क्या डायरेक्ट पार्टिसिपेट डेमोक्रेसी, DPD, ठीक। इसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेट क्यों, और बाकी और में होता है उसमें हम डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जैसे पंचायती राज में क्या है, PR का डायरेक्ट पार्टिसिपेट डेमोक्रेसी, इसमें क्या होता है कि जितने भी 18 साल से ऊपर हैं उस गांव के लोग, ठीक, उस सब क्या है, ग्राम सभा के पार्ट मेंबर हैं, ठीक, और यही वोट देते हैं, और ये उस पंचायत में जो पंचायत बनेगी, ठीक है ना, वो पंचायत के ये पार्ट हैं। जब भी कोई कुछ भी डिस्कशन होगा तो ये 18 वर्ष के सभी लोग उस डिस्कशन में जाके भाग ले सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। जिस तरह से पार्लियामेंट, आप देखिए पार्लियामेंट की बात करते हैं तो वहाँ पर 453 क्या है, MP है ना, तो ये MP पार्लियामेंट में जाते हैं और डिस्कशन करते हैं, बस यही जाते हैं और कोई नहीं जाएगा, राज्यसभा के जाएंगे, ठीक ना, यानी टोटल जो MP है राज्यसभा और लोकसभा के, वो MP जाते हैं पार्लियामेंट में, और जो भी देश के मुद्दा होता है उसका डिस्कशन करते हैं, वहाँ से बिल बनाते हैं और पारित करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, पंचायती राज में क्या होता है कि 18 साल से एबव के जितने भी विलेज के लोग हैं, ठीक है ना, उस पंचायत के उस डिस्कशन में जाके भाग लेंगे, प्रधान तो रहेगा, सेक्रेटरी रहेगा, सब रहेंगे, और ब्लॉक प्रमुख वहाँ पर BU क्या बोलते हैं, वार्ड मेंबर, ठीक, ये सब लोग रहेंगे, और यहाँ पर ये लोग भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, डिस्कशन रखेंगे, अपनी बात रखेंगे, सब कुछ। अगर ये फिर वहाँ पर वोटिंग होगा, वोटिंग के बाद डेमोक्रेसी, अगर ये लोग विड्रॉल कर देंगे तो इनको कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन जनता को पता ही नहीं है कि हमारा क्या रोल है इस पंचायती राज में, और यहाँ पर क्या होता है, गांव के मुट्ठी भर लोग पूरा गुमराह करते रहते हैं, ठीक है ना। जिस दिन जनता को ये मालूम चल जाएगा कि हम डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं हमारी पंचायती राज में, हमारा भी कहने का और न कहने का हमारा महत्व है, तो ये विरोध का और सपोर्ट करने का भी ये लोग लाभ ले सकते हैं। लेकिन नहीं, सब लोग अपने काम से काम रखते हैं, किसी को पता ही नहीं है, पता भी है तो कौन जाएगा माथापच्ची करने, ठीक है ना। तो इसीलिए पंचायती राज में आज स्कूल देखिए, कुछ भी देखिए, वहाँ पर क्या है, प्राइमरी स्कूल का लोटिया दुर्ग बना है, ठीक। तो ये इसी को बोलते हैं डायरेक्ट पार्टिसिपेट डेमोक्रेसी। इसमें डायरेक्ट जाता है, वो डिसीजन में भाग लेता है कि ये खंभा कहाँ लगेगा, ये कुछ भी हुआ, नाली कहाँ से कहाँ तक बनेगी, कुछ भी डिसीजन जो होगा उसको 18 साल से सभी जितने सिटीजन है उस गांव के, उस पंचायत के सभी भाग लेते हैं। इसी को बोलते हैं डायरेक्ट पार्टिसिपेट डेमोक्रेसी, ठीक। तो उसी को बोला गया सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब कि ऐसा गवर्नमेंट जो सेल्फ है, ठीक है ना, मतलब विच फंक्शन इज नॉट कंसर्न द लोकल गवर्नमेंट मेंटेनेंस ऑफ द पुलिस आर्डर। पुलिस आर्डर क्या है, ये लोकल गवर्नमेंट के फंक्शन का पार्ट नहीं है। विच फंक्शन इज नॉट कंसर्न द लोकल गवर्नमेंट मेंटेनेंस ऑफ पुलिस आर्डर, पब्लिक आर्डर, पुलिस ना पब्लिक आर्डर, ठीक। Who among the constitute the finance commission to review the finance position of पंचायत गवर्नमेंट, गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट, यानी उस स्टेट का जो गवर्नर होगा वो क्या करेगा, फाइनेंस कमीशन बनाएगा, और वो क्या करेगा, जाके पंचायत का पोजीशन देगा कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। हु आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम 73rd एंड 74th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर्टेनिंग टू पंचायत एंड नगर पालिका, कौन है, तो VP नरसिम्हा राव थे। नेक्स्ट, द प्रोविजन रिगार्डिंग द पंचायत, द प्रोविजन रिगार्डिंग पंचायत एंड म्यूनसिपालिटी वाज मेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1993। व्हेन वाज द थर्ड टायर
थर्ड टायर मतलब कि 3 लेवल, ठीक ना। 3 लेवल का मतलब डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और विलेज। टायर एडेड टू इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर। तो फेडरल स्ट्रक्चर पहले क्या था, स्टेट और सेंटर, ये फेडरल स्ट्रक्चर था, उसके अंदर ये भी ऐड किया गया 1972 72 बोला। नेशनल पंचायती राज डिक्री सेलिब्रेट 24 अप्रैल हमारे ज़िंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? इससे 24 अप्रैल को ही केशवानंद भारती केस का जजमेंट आया था, ठीक। 24 अप्रैल को ही सचिन तेंदुलकर का जन्म होता है और 24 अप्रैल को पंचायती राज था। आपको बहुत सारे महानुभाव हुए, उससे आप याद कर सकते हैं कोरिलेट करके। विच आर्टिकल द प्रोविजन ऑन रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब टू पंचायत हैज बीन 243 डी में शेड्यूल एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए प्रोविजन की बात की गई है, रिजर्वेशन के लिए, ठीक। नेक्स्ट, विच अमेंडमेंट टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज सिस्टम 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया, ये किसके रिकमेंडेशन पर डाला गया? तो एल.एम. सिंघवी कमेटी के द्वारा, कमेटी, ठीक, कमेटी। नेक्स्ट, द लेजिस्लेटिव origin of 73rd constitutional amendment can be tracked back to which constitutional amendment bill? 64th constitutional amendment bill। 73rd का जो ट्रैक बैक देखा जाएगा 74 में इसका बिल आया था। रिजर्वेशन सीट इन पंचायत इलेक्शन फॉर द शेड्यूल कास्ट शैल नॉट बी अप्लाई टू स्टेट अरुणाचल प्रदेश, ठीक। अरुणाचल प्रदेश में रिजर्वेशन सीट नहीं है, इस पर कई जजमेंट आ चुके हैं, ठीक ना। शेड्यूल कास्ट के लिए नहीं है। इट इज एरिया कवर अंडर द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया 1999 रोल या पावर ऑफ ग्राम सभा। ग्राम सभा है द पावर, ग्राम सभा है द पावर, ग्राम सभा है द पावर टू स्टॉप द ट्रांसफर ऑफ लैंड इन शेड्यूल एरिया। ग्राम सभा है द ओनरशिप टू माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो ग्राम सभा होता क्या है? ग्राम सभा वो पार्ट है जिस पंचायत ग्राम सभा उसे बोला गया है जिसमें पूरे पॉपुलेशन की संख्या क्या है 18 साल से ऊपर है, सभी को ग्राम सभा कहा गया। ग्राम सभा जो है जब भी मीटिंग या कुछ भी होगा, प्रधान सेक्रेटरी सबका उस मीटिंग में भाग लेते हैं और डायरेक्ट डेमोक्रेसी उसमें पार्टिसिपेट होकर डायरेक्ट डेमोक्रेसी और सेल्फ रूल को बताते हैं कि भैया हम सेल्फ रूल हैं। पंचायती राज सिस्टम इज लोकल लेवल सेल्फ गवर्नमेंट, 3 टायर गवर्नमेंट विथ बायो रिलेशन, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइज। हाँ, डिसेंट्रलाइज क्योंकि यहाँ पर एक सेंटर नहीं है, सभी का अलग अलग सेंटर, डिस्ट्रिक्ट पर अलग है, फिर उसके बाद ब्लॉक पर अलग है, विलेज पर अलग है, ठीक। ये सभी डिसेंट्रलाइज है। नेक्स्ट, विच वाज कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द पंचायती राज सिस्टम, ग्राम पंचायत। कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूट यानी कौन सा जो है कॉन्स्टिट्यूट हुआ तो बना था अंडर पंचायत, ग्राम पंचायत बनाई गई। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैन बी एक्सप्लेन एन एक्सरसाइज इन डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइज है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइज, बार बार वही चीज़ बोलता है। ग्राम सभा का मीन ये होता है कि पर्सन रजिस्टर्ड इन इलेक्टोरल रोल रिलेटेड टू द पंचायत एरिया इन द विलेज लेवल। अब क्या बोल रहा है देखिए, इलेक्टोरल रोल में वही होगा जिसका 18 साल से ज़्यादा एज होगा, ठीक ना। ठीक, तो यही बोल रहा हूँ कि 18 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं सब वहाँ के। अब ये बात रही कि इलेक्टोरल रोल में नाम न रहे तो फिर वो भगा देगा प्रधान, लेकिन रोल होना उसमें इलेक्टोरल रोल में नाम होना चाहिए, ठीक। प्रिसाइडिंग ओवर द मीटिंग ग्राम सभा इन शेड्यूल एरिया, शेड्यूल ट्राइब मेंबर प्रेजेंट हु इज इलेक्टेड बाई ग्राम सभा, यानी शेड्यूल ट्राइबल के मेंबर जो होते हैं वो क्या करेंगे कि किसी मेंबर को प्रेजेंट कर देंगे, इलेक्ट कर देंगे, उसको प्रेजेंट जिसके द्वारा इलेक्ट किया जाएगा, ठीक ना। जो इलेक्ट होंगे ग्राम सभा के द्वारा वही उस ग्राम सभा को प्रिसाइड करेगा। सेम वही कहानी है जैसे प्रधानमंत्री जीतने के बाद क्या करते हैं, एक मेंबर को चुना जाता है। व्हाट इज मिनिमम पॉपुलेशन बिलो विच एट द इंटरमीडिएट लेवल द पंचायत आर नॉट कॉन्स्टिट्यूट एज पर प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 20 लाख से नीचे है तो वहाँ पर क्या होगा कि थर्ड इंटरमीडिएट लेवल को नहीं कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा,
ठीक है ना, इंटरमीडिएट में ब्लॉक वाला। विच इज ए फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ऑफ पंचायती राज, पीपल पार्टिसिपेटिंग इन डेमोक्रेसी। क्या? पीपल पार्टिसिपेटिंग इन डेमोक्रेसी में पीपल का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन, एनसीईआरटी में ये लिखा गया। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज द विलेज पंचायत, 40 डीपीएसपी में बोला गया है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करें। ठीक। विच द आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडवाइज टू स्टेट टू वर्क ऑर्गेनाइज द विलेज पंचायत, पंचायती राज इज ऑर्गेनाइज एज द यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट अंडर द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। मनरेगा स्कीम हैज बीन लॉन्च एज पार्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 73rd मनरेगा 43 के अंदर मनरेगा को अमेंडमेंट करके लाया गया था। ठीक है, अमेंड करके उसको लॉन्च किया गया मनरेगा स्कीम को। सरकार कहाँ से पावर पाई थी? तो 43rd आर्टिकल से। द मेन कैरेक्टरिस्ट ऑफ द पंचायती राज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या है? इट हैज 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट। इट एम टू गिव सोशल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस टू विलेज। सम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर एज द रिप्रेजेंटेटिव एट द जिला परिषद। करेक्ट, सब करेक्ट। नेक्स्ट, पंचायती राज मेनली एम एट डिसेंट्रलाइज ऑफ पावर टू विलेज। यहाँ पंचायती राज का क्या है कि डिसेंट्रलाइज पावर का जो है डिसेंट्रलाइज करना है। ठीक ना, वही। विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग पंचायत राज इज नॉट करेक्ट? 73rd अमेंडमेंट कम इन टू फोर्स ऑन 15 अगस्त, गलत है। ठीक है, 15 अगस्त को ये नहीं। विच इज मेन पर्पज ऑफ पंचायती राज? टू इनेबल द पीपल टू पार्टिसिपेट इन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव। पंचायती राज का यही था कि भैया लोग गांव जो पीपल हैं इंडिया के, वो लोग क्या करें, एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट जो हो रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव का, उसमें वो लोग पार्टिसिपेट करें और उस डेवलपमेंट में भाग लें और डेवलपमेंट करें अपनी ज़रूरत के अनुसार। फॉर द सक्सेसफुल फंक्शनिंग पंचायत राज नीड फुल कोऑपरेटिव ऑफ लोकल पुलिस। पंचायत लोकल पब्लिक को पूरा तभी सक्सेस होगा जब पूरा सपोर्ट पाएगा। विच इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिसेंट्रलाइज? टू instill no confidence among the local community. Name the committee which was set up by National Development Commission in 1957 for reorganize the community development program and NEC National Extension Service which suggests the 3-tier system of rural government। तो बलवंत राय मेहता कमेटी। आपको बस बैग याद रखना है कि दोनों फेल हुए और बैग मिल गया, ऐसी बैग का कहानी है। सभी लोग गए अधिकारी लोग और जाके गांव घूम के बैग में भरते गए और रिपोर्ट लिया के फिर दिए कि प्रभु देखो ये हुआ। ठीक ना, पंचायती राज का जन्म हुआ। ठीक, तो बैग याद रहे, बलवंत राय, अशोक मेहता और जीवी के राव। ठीक, द कमेटी विच रिकमेंड द 3-tier पंचायत सिस्टम, बलवंत राय मेहता कमेटी कब रिकॉर्ड किए थे? तो 1957 है। बैग लेके गए थे फिर बताए। ठीक, कब कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 में आया था और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस जो है 1953 में आया था। दोनों फेल हो गए तो उस समय प्रधानमंत्री एकदम गुस्सा गए और कहे कि आप लोग ऐसी की कुर्सी में बैठ के बहुत दिखा, और एक गांधी जी वाला बैग दे दिए, जो बैग था गांधी जी का वो बैग दे दिए और जाओ इसमें भर के लेके आओ। ठीक, तो बैग लेके लोग चले। ठीक, तो वही है, आके पहले बैग लेके आए कौन? बलवंत राय मेहता आए और बोले कि पंचायती राज होगा तो काम करेगा और 3-tier का होना चाहिए। तो 3-tier सिस्टम लागू हो गया और चलता रहा। ठीक ना, अब चलता रहा तो फिर उसके बाद 20 साल के बाद सरकार को फिर याद आती है, करे वो बैगवा तो खो गया था, बैग को ढूंढो। ठीक ना, विच काइंड ऑफ पंचायती राज सिस्टम आर रिकमेंड द बलवंत राय मेहता का 3-tier। करेक्ट मैच यहाँ पर देखिए, यही बोला था। बैग याद रखिए, आपका कहानी हो जाएगा। ठीक ना, बलवंत राय मेहता कमेटी बैग लेके आए, 3-tier दिए। ठीक, अशोक मेहता कमेटी अभी ये क्या 20 साल के बाद बोला करे बैगवा कहाँ है खोजो, तो जाके बैग खोजने लगे कि पंचायती राज कैसे काम कर रहा है। ठीक ना, सही काम कर रहा है। और इन्होंने कहा कि बहुत गड़बड़ सड़बड़ हो गया है। किसको? गवर्नमेंट को कहते हैं कि बहुत गड़बड़ सड़बड़ हो गया। तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि ठीक है तुम बताओ, कह रहे हैं कि जो 3-tier है उसको 2-tier कर देते हैं। ठीक है, तो 2-tier। फिर उसके बाद बैग में क्या लिखेगा? BAG, तो जी है तो GBK राव कमेटी। ठीक है ना, ये आते हैं 85 में।
और जीके राव कहते हैं कि भैया इम्प्रूव करो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टरिस्टिक को, ठीक है ना। अब यही बैग है। अब इसी बैग में कहानी फिर आते हैं कौन, आपके राजीव गांधी कहते हैं, और उसमें प्लानिंग कमीशन कहता है कि एलबी सिंघवी को भेजते हैं, कहते हैं जाइए पता कीजिए कि क्या प्रॉब्लम है, क्या कैसे होगा। तो इन्होंने कहा कि भैया सब कुछ तो ठीक है, 86 की बात है, ठीक है ना, 86 में। तो ये एल.एम. सिंघवी जिस मनु सिंघवी उनके पिताजी हैं, और ये तो उन्होंने ये बोला कि सेल्फ गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दिया जाए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, और यहीं से ये पंचायती राज का जन्म हुआ, ठीक। और ये 92 में 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया। तो ये आपको याद रहेगा, तो आप धड़ धड़ बैग लेके घूमने शुरू कर दें। गांव में लोग क्या करते हैं, बैग, गांधी जी क्या करते थे, बैग लेके चलते थे, ठीक है ना। नेक्स्ट, तो अब यहीं पर हम छोड़ते हैं, 1 घंटा का वीडियो हो गया, ठीक है ना। अगली बार मिलेंगे तो यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक। तो ठीक, तो आप लोग कहूँगा देखिए पूरा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने दोस्तों को जोड़िए। और यही कर रहा हूँ, 1 जनवरी तक कम से कम 1 जनवरी तक कम से कम 1K तक तो पहुँचा दीजिए, 1K तक। आप लोग इतने हैं, आप लोग नहीं पहुँचा सकते हैं, तब जाके वहाँ पर हम लोग थोड़ा सा GS फाउंडेशन कोर्स शुरू किया जाए, ठीक ना, एकदम बम्पर बढ़िया से सिस्टमेटिकली होके, ऐसे वैसे नहीं, ठीक। बाकी ये तो पॉइंटर चलता रहेगा साइड बाई साइड, लेकिन एक सिस्टमेटिकली GS का भी चलना चाहिए। करंट अफेयर भी शुरू करेंगे, ठीक है ना। उसको अभी एग्जाम के कारण रुके हुए हैं, ठीक। बहुत बिजी पड़ा जाता है, बहुत बिजी होता है, ठीक है ना। चलिए अगली बार मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।